लो जी, हम इसके लास्ट टॉपिक पे थे। बेसिकली इसमें कुछ एक दो डिफरेंस और बचे हैं जो बुक के अंदर है, मैं करवा दूंगा आपको, लेकिन ऑफिशियली ये लास्ट टॉपिक था और हम कर रहे थे एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है जी। बेसिकली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कोई बड़ी कहानी नहीं है, इट्स जस्ट अ स्टोरी ऑफ टीपी। ये जो टीपी के तीनों फेस है यही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। अगर आप डेफिनेशन को गौर से पढ़ोगे तो मैंने कहा था, डेफिनेशन को एक बार गौर से पढ़ो नीचे देख के जो आपको लिखवाई थी। दिस लॉ स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, ये देखो, एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी, ये इनपुट है। इनपुट मीन्स जिनको लगा के हम प्रोडक्शन करते हैं, दे आर इनपुट। एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, फाइन, एक एक को बढ़ा रहे हैं हम। और क्या कर रहे हैं? कीपिंग अदर इनपुट फिक्स्ड, ये देखो, कीपिंग अदर इनपुट फिक्स्ड, फाइन। फिर क्या होता है? द टोटल प्रोडक्ट, ये देखो, द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज एट एंड अल्टीमेटली। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बोलना इट्स अ नेचर ऑफ टीपी। टीपी तो है, समझिए मेरी बात। आप क्या है ये लॉ? अरे टीपी तो है भाई, टीपी के बारे में ही पढ़ रहे हो ना। ये देखो, आप इसको भूल जाओ, इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, हम टीपी के बारे में तो पढ़ रहे हैं। यही है ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लेकिन क्या बात है अपने दिमाग में? इफ ओनली वन इनपुट इज इंक्रीज एंड अदर इनपुट रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, फिक्स बोल दो। क्या होता है? द टीपी इंक्रीज एट एंड अल्टीमेटली दैट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यही है लॉ ऑफ वेरिएबल। पेपर में उसका आता है, पेपर में 100% देती मैडम, ठीक है। यही है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दिस इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लेकिन मैंने आपसे कहा था, जब कभी भी आप कोई भी लॉ पढ़ते हो ना इकोनॉमिक्स के अंदर, कोई भी लॉ, चाहे वो लॉ ऑफ डिमांड है, चाहे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ोगे, आगे भी बहुत सारे लॉ पढ़ोगे, जो भी लॉ पढ़ोगे ना, ईच एंड एवरी लॉ हैज सम एजम्पशंस। हर लॉ के साथ कुछ एजम्पशंस है, देयर आर सम एजम्पशंस विद द लॉ, ठीक है। ऐसे ही इस लॉ की भी कुछ एजम्पशंस है, तो लिखो आप एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जल्दी से। एजम्पशन समझते हैं आप? जहां पे लॉ, यस, एजम्पशंस लिखो। मतलब क्या एज्यूम किया जाता है ये लॉ लगाने से पहले? सबसे पहली एजम्पशन है, अच्छा एक एजम्पशन आप मुझे बता दो, इतना पढ़ने के बाद जो हमने पढ़ा अभी तक टीपी के बारे में, एपी के बारे में, एमपी के बारे में, कोई एक सोच के बता दो मुझे। द अदर वन इनपुट इज इंक्रीजिंग, अदर आर फिक्स्ड। चलो और है? यस, सबसे बड़ी ये एजम्पशन है। लिखो, दिस लॉ वर्क्स इन शॉर्ट रन। ये सिर्फ शॉर्ट रन में काम करता है। जो आपने कहा ना लॉन्ग रन में काम नहीं करता, मैंने उल्टा कह दिया उसका, लेकिन बात दोनों सही है। दिस लॉ वर्क्स इन शॉर्ट रन। अच्छा, उसके बाद लिखो नंबर 2, एजम्पशन नंबर 2, दिस लॉ applies to all the fixed factors including land। ये इसकी दूसरी एजम्पशन है। एजम्पशन नंबर 3 लिखो, वी एज्यूम दैट द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज। वी एज्यूम दैट द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, ऐसे कह लो, रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ। द ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ। और आप कह सकते हो एक और एजम्पशन, इट इज एज्यूम दैट all the variable factors are equally efficient. It is assumed that
all the variable factors are equally efficient. एक और assumption लिख दो. It is assumed that factors become imperfect substitute. It is assumed that factors become imperfect substitute of each other beyond a certain limit. Beyond a certain limit. अब इतनी सारी assumption आपने लिखी, समझ तो एक ही आई आप, है ना? 6 लिखी आपने कम से कम, 6 5 समझ तो एक ही आई आप. क्या? इट ऑपरेट इन द शॉर्ट रन. यही समझ में आई ना बस, और तो समझ में नहीं आई. तो सुनो मेरी बात, इधर पहली समझ में आ गई. इट ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन, यदि दिस लॉ वर्क्स इन शॉर्ट रन. बोलो दूसरी क्या थी, जल्दी बोलो. इस लॉ को जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो फिक्स फैक्टर को भी इंक्लूड कर रहे हैं. ये देखो सामने, इधर देखो, हमने फिक्स फैक्टर को भी इंक्लूड किया है, लैंड को. मतलब दोनों वेरिएबल फैक्टर नहीं है, ये फिक्स फैक्टर है, ये वेरिएबल फैक्टर है. होगी दूसरी. अच्छा तीसरी पढ़ो. अच्छा देखो, सुनो मेरी बात. हम कहते हैं, हम बोलते हैं इधर, हम बोलते हैं ये तो बढ़ नहीं सकती लैंड शॉर्ट रन के अंदर. हम लेबर बढ़ाते जा रहे हैं, और लेबर के बढ़ाने से क्या हो रहा है? द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट एंड अल्टीमेटली फॉल्स. अब आपके दिमाग में आएगा, सर हम लेबर बढ़ा रहे हैं, व्हाट अबाउट टेक्नोलॉजी? खेती करने का स्टाइल भी तो चेंज कर सकते हैं. तो हमने कहा ना, वी एज्यूम दैट द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज. हम ऐसा मान के चलते हैं. ठीक है जी. जो टेक्नोलॉजी की हालत है, जो टेक्नोलॉजी है उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, तभी ये लॉ लगेगा. ठीक है जी. चलो आगे और पढ़ो. यस, और हम ये मान के चलते हैं, अब ये आदमी है ना जो, और जो ये वाला आदमी है वो इक्वली एफिशिएंट है. मतलब इसकी भी दोनों हाथ काम करते हैं, दोनों पैर काम करते हैं, इसकी भी दोनों हाथ और दोनों पैर काम करते हैं. ये अलग अलग आदमी है भाई. पहला आदमी लगाया, फिर दूसरा लेबर लगाया, फिर तीसरा लेबर लगाया, फिर चौथा लेबर, फिर पांचवा लेबर, छठा लेबर, सातवां लेबर, आठवां लेबर. हम ये मान के चलते हैं, ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि आठों के आठों लेबर जो हैं दे आर इक्वली एफिशिएंट. मतलब सबके हाथ पैर सही है. ठीक है जी. अब आप उससे कहोगे सर हम लेबर बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन गिर रही है, इसका मतलब ये जो लेबर है ना, इसके हाथ पैर कटे हुए हैं, ये अपाइज है. मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा नहीं है. दे आर ऑल इक्वली एफिशिएंट. ठीक है जी. चलो और पढ़ो. ये हम आगे सीखेंगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे, इस वाले को हम आगे भी लिखेंगे कॉज के अंदर. ठीक है. चलो यहां तक हो गया एजम्पशन. आगे आ जाओ, आगे लिखो. लेट अस एक्सप्लेन दिस लॉ. लेट अस एक्सप्लेन दिस लॉ with the help of schedule and diagram. Let us explain this law with the help of schedule and diagram. ये बना लो आप डायग्राम जल्दी से. इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, दिस इज टीपी. ये आपकी टीपी हो गई, ये भी टीपी हो गई, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और 0. दिस इज योर टीपी. और यहाँ पे ये एफडी हो गई, ये आपकी एफडी. जहाँ ये मैक्सिमम है ना, वहां ये नेगेटिव आना चाहिए. ठीक है. ऐसे से बनती है. ये टीपी का फर्स्ट फेज,
सेकंड फेज, थर्ड फेज। ये एमपी का फर्स्ट फेज और ये सेकंड फेज। इसके बाद तो नेगेटिव हो गई। इनफैक्ट अंदर लिख रहे हैं। ठीक है जी, यहां और यहां भी सेम चीज आ जाएगी, यहां आ जाएगा एम। लो, ये डायग्राम भी आपके सामने है जी, शेड्यूल भी आपके सामने है। अब हम इसको डायग्राम और शेड्यूल के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं। लिखो फेज 1, फेज 1 में लिखो टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। It is also called increasing return to a factor. It is also called increasing return to a factor. मतलब जब आप नया फैक्टर लगा रहे हो, इनपुट लगा रहे हो, उसकी जो रिटर्न आपको मिल रही है वो इंक्रीजिंग है, यू आर अर्निंग मोर। दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। फाइन। एक और लेबर बढ़ाने से आपकी प्रोडक्शन और बढ़ी, एक और बढ़ाया और बढ़ी, दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। फाइन। यानी लेबर के बढ़ाने से आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है और वो भी इंक्रीजिंग रेट के अंदर बढ़ रही है। ये पहले वाला फेज। फाइन। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट फेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। फाइन। इट means in this phase, MP also increase. ठीक है जी, एमपी आल्सो इंक्रीज। देख रहे हो आप, इस फेज में एमपी भी इंक्रीज कर रही है, 2 3 4 कर रही है ना इंक्रीज। जो मैं बोल रहा हूँ वो शेड्यूल में है सामने और डायग्राम में है, इसलिए अगर आपको कोई बात समझना है तो मुझे रोक देना, सर आप क्या बोल गए, समझ नहीं आया। जो मैं बोल रहा हूँ डायग्राम में भी है, शेड्यूल में भी है। मैंने कहा ये पहला फेज जो है, दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। इन दिस फेज द एमपी आल्सो इंक्रीज। फाइन। और लिखो आगे, रीजन फॉर फेज 1। ऐसा होता क्यों है? वाई देयर इज एन इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर? ऐसा क्यों होता है? रीजन फॉर फेज 1। तो लिखो पहला रीजन नंबर 1, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर। ठीक है जी, लिखो इसके अंदर, इन दिस फेज when in the beginning the quantity of variable input is so small that fixed input cannot be effectively utilized. So
cannot be effectively utilized. So when we employ more units of variable factor, combined with fixed factors, the fixed factor is better utilized. The fixed factor is better utilized and output increased at increasing rate. And output increased at increasing rate. रीजन नंबर 2, इसी का रीजन नंबर 2, फर्स्ट फेज का रीजन नंबर 2, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर. ऑफ वेरिएबल फैक्टर. लिखो इसी के अंदर, when variable factors are increased, and combined with the fixed factor, then the farmer is utilized. फार्मर, ये फार्मर मान लो, इसको लेबर मान लो. देन क्योंकि ये लैंड है तो इसको फार्मर मान लेते हैं, ये लैंड है, ये फार्मर हो गया. देन द फार्मर इज यूटिलाइज्ड इन अ मोर एफिशिएंट मैनर. In the more efficient manner, and at the same time there is a cooperation between them. There is a cooperation between the different units of variable factor, and at the same time there is a cooperation between the different units of variable factor. ये हो गया दूसरा रीजन, फेज 1 का दूसरा रीजन. अब लिखो रीजन नंबर 3 फॉर फेज 1, indivisibility of fixed factor. Indivisibility of fixed factor. इसमें लिखो the fixed factor which are combined with variable factors, the fixed factor which are combined with variable factors are indivisible. Once an investment is made, in an indivisible fixed factor, then addition of more and more units of variable factor improve its utilization. शुरू से बोलता हूं. Generally, the fixed factor which are combined with variable factors are indivisible. Once an investment is made in an indivisible fixed factor, then addition of more and more units of variable factors improves its utilization. Therefore, we get increasing return to a factor.
therefore we get increasing return to a factor. सुनो मेरी बात, इधर सुनो, मुझे मालूम है थोड़ा कम समझ में आएगा आपको। हमने भी क्या पढ़ा, देखो इधर सुनो मेरी बात, इधर गौर से, इधर देखो। हम पढ़ रहे हैं ये फेस 1 के पीछे के रीजन क्या है। ये जो फेस 1 है ना, टीपी का फेस 1, वो क्या है मालूम है? इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। यानी जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा रहे हैं विद द फिक्स फैक्टर्स, ये फिक्स फैक्टर है लैंड, ये वेरिएबल फैक्टर है। जैसे जैसे हम एक वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा रहे हैं और बाकी को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है। और वो भी कैसे? इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। तो हम उसके पीछे के रीजन पढ़ रहे हैं। हमने कहा देयर आर 3 बेसिक रीजन। पहला रीजन हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट वाला, सबसे पहला रीजन हमने पढ़ा, द रीजन इज द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर। यानी जब 1 एकड़ जगह पे एक आदमी काम करता था तो हम लैंड को सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने 1 एकड़ पे 2 आदमी लगाए, वी हैव स्टार्टेड यूजिंग द लैंड प्रॉपरली, दैट इज कॉल्ड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। और उससे क्या हुआ? जब हमने 3 आदमी किए और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गई। मतलब सुनो मेरी बात, हम लैंड का इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं कर पा रहे थे। तो सबसे पहला रीजन क्या हुआ? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर का मतलब जब हम एक एक लेवल इसमें बढ़ाते चले गए, वी आर नाउ यूटिलाइजिंग द लैंड प्रॉपरली। लैंड तो उतनी है 1 एकड़। एक आदमी काम कर रहा था तो सिर्फ 2 टन, मान लो 2 टन, इसको टन मान लो या क्विंटल मान लो, सिर्फ 2 क्विंटल वीट मिलता था। 2 आदमियों ने काम करना शुरू किया तो 5 क्विंटल हो गया। 3 आदमी लगाए तो 9 क्विंटल हो गए। इसका मतलब ये हुआ, इसके पीछे का रीजन ये है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। ये पहला रीजन। फिर दूसरा रीजन हमने दिया इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अकेला आदमी अकेला होता है, उसके बीच में कॉपरेशन नहीं होता। जब 2 लोग मिलकर काम करते हैं या 3 लोग मिलकर काम करते हैं तो काम बढ़ जाता है, स्पेशलाइजेशन हो जाती है, कॉपरेशन हो जाती है। उससे क्या होता है? अगेन द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग। अभी पहले फेज में हम, वी आर इन द फर्स्ट फेज। तो दूसरा कारण हमने क्या दिया? दूसरा वाला कारण क्या दिया? व्हाट अ सेकंड रीजन? हमने कहा इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जब अकेला आदमी काम कर रहा है, थक गया, बैठ गया, एक ही आदमी है ना जगह पे, अगर वो थक गया तो कोई और काम कर सकता है जगह पे? अकेला है वो। अब ये 2 थे, यार तू रात को जाके काम कर ले, मैं दिन में कर लूंगा, हो गए 2। अब ये 3 हो गए, यार तू थक गया, तू रेस्ट कर ले, मैं काम कर लेता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? कॉपरेशन बढ़ गई इनके बीच, स्पेशलाइजेशन बढ़ गई। उससे क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ गई। ये सेकंड रीजन था। अच्छा, तीसरा रीजन हमने क्या दिया? इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। हमने कहा जो फिक्स फैक्टर्स होते हैं और जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, ये इनडिविजिबल होते हैं। डिविजिबल नहीं होते, इनडिविजिबल होते हैं। ये अलग नहीं होते, एक ही हैं। ये आफ्टर ऑल लोग काम किस पे कर रहे हैं? इसी पे तो काम कर रहे हैं, जमीन पे काम कर रहे हैं ना। ये तीनों के तीनों लोग किस पे काम कर रहे हैं? जमीन के ऊपर ही तो काम कर रहे हैं। ये इनडिविजिबल है। तो इसको पढ़ो जरा, तीसरे वाले को क्या लिखा आपने? जनरली द फिक्स फैक्टर विच आर कंबाइंड विद द वेरिएबल फैक्टर्स आर इनडिविजिबल। ठीक है जी, ये एक ही चीज है। उसके बाद वंस एन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन एन इनडिविजिबल फिक्स फैक्टर, देन एडिशन ऑफ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंप्रूव इट्स यूटिलाइजेशन। हम जैसे जैसे उस पर लोग बढ़ाते जाएंगे, उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ती चली जाएगी। उससे क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो 3 कारण दिए, आप कोई 2 रीजन याद कर लेना अच्छे से। हमने फेज 1 के 3 रीजन दिए, आप कोई 2 रीजन अच्छे से याद कर लेना। ठीक है जी, एनी 2 रीजन। ये पक्का पेपर में आता है, 100% आने वाली चीज है। जो फेज 1 है, टीपी का फेज 1 है, ये वाला फेज यहां से यहां तक, इसके पीछे के मैंने आपको 3 रीजन दिए, 3 रीजन। 3 रीजन दिए, आप कोई 2 रीजन याद कर लेना। ठीक है जी, चलो आ जाओ फेज 2। इस फेज 2 पे आते हैं। लिखो फेज नंबर 2। फेज नंबर 2 को बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर।
मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। फेज 2 लिखो ना, फेज 2 इसको लिखो, इसे बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। यानी जब हम फैक्टर्स को बढ़ा रहे हैं फिर भी हमारी प्रोडक्शन घट रही है, इसे बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। इट मीन्स द टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट एंड एमपी, बोलो ना, एंड एमपी decreasing every man. ना एमपी का डिक्रीजिंग नहीं है, ये देखो टीपी डिक्रीज एट, देखो टीपी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, बट एमपी डिक्रीज, लिखो एमपी डिक्रीजेस, एमपी डिक्रीजेस। इसके करवाता हूँ, लिखवाता हूँ, एमपी डिक्रीजेस when TP is maximum, NP becomes 0. ठीक है जी, when TP is maximum, NP becomes 0. ये है इसके दोनों फेज, ये इसका पहला फेज, फर्स्ट फेज, ये सेकंड फेज। लेकिन हम इसके फेज पढ़ते हैं, हम ये वाले फेज पढ़ रहे हैं, उनको नहीं पढ़ते हैं, इसी को पढ़ रहे हैं सिर्फ। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है। देखो इधर सुनो मेरी बात, इधर देखो गौर से, कितना समझदार चीज है। इधर देखो जगह कितनी है, एक एकड़। शुरू में हमने लेबर बढ़ाई, ये देखो यहां तक। पहले एक आदमी लगाया काम करने के लिए, उसने 2 क्विंटल वीट पैदा किया। 2 आदमी लगाए, उन्होंने मिलकर 5 क्विंटल वीट पैदा किया। 3 आदमी लगाए, उन्होंने मिलकर 9 क्विंटल वीट प्रोड्यूस किया। भाई बड़ा मजा आया, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रेट चल रहा है। हमने कहा उसके पीछे 3 कारण थे, पढ़ लिए कारण। फिर जब हमने 4 आदमी किए, अगर 3 आदमी 9 करते हैं तो 4 कितना कर रहे हैं, 12। हम फिर भी खुश हैं, इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन तो बढ़ रही है ना। जैसे ही 5 आदमी किए, उनको कितना करना चाहिए था कम से कम, लेकिन कितना हुआ, हम फिर भी खुश हैं, इंक्रीज तो हो रही है, इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन कौन से रेट पे, डिक्रीजिंग रेट। तो ऐसा क्या हो गया भाई, जब यहाँ पे आदमी बढ़ाते जा रहे हो तो प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, और वो भी इंक्रीजिंग रेट पे। यहाँ भी आदमी बढ़ा रहे हो लेकिन प्रोडक्शन घट रही है, ऐसा क्या हो गया। तो इसके पीछे के रीजन क्या है, तो लिखो रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 1, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। अभी आपके पास एक कार हो घर में, एक घर, आपके घर के पास एक कार है, ठीक है, मान लो गाड़ी खड़ी है आपके घर के बाहर, और चंडीगढ़ जाने की बात हुई। फाइन, अगर एक आदमी गाड़ी में बैठ के चंडीगढ़ जाएगा, एक आदमी बैठ के जाएगा, कितना पेट्रोल लगेगा, जितना 5 आदमी में लगेगा। अगर 5 आदमी बैठ के जाए चंडीगढ़ और उधर एक आदमी बैठ के जाए चंडीगढ़ तक, तो सेम पेट्रोल लगेगा कि नहीं लगेगा, टोल टैक्स भी सेम लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। लेकिन अगर आप 10 आदमी घुसेड़ दो, अब क्या होगा, है, बिल्कुल सही बोला, क्या हो जाएगा। अरे भाई ये थोड़ी कि अगर कार 5 आदमी की तो अब 10 आदमी घुसेड़ के ले जाओ पैसे बचाने के चक्कर में, ऐसा थोड़ी हो सकता है। क्या हो जाएगा रास्ते में, या तो कार टूट जाएगी, या एक्सीडेंट भी कर सकते हो आप, कोई चलेगी ढंग से नहीं चलेगी ना। 10 लोग बैठ जाओगे कार में तो क्या, पेट्रोल भी ज्यादा लगता है जब वजन बढ़ेगा। पेट्रोल तो मिनिमल है। तो फिर इसको बोलते हैं ये वाला फेज, दिस इज कॉल्ड ओवर यूटिलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। मतलब अरे भाई जगह तो एक ही एकड़ थी, आप दे आदमी पे आदमी, अरे लेबर बढ़ाने से क्या होगा, जगह थोड़ी बढ़ रही है। खेती तो उसी जगह पे करनी जो 1 एकड़ है, उसी पे खेती करनी है ना। लैंड तो वही की वही है, 1 एकड़। अब आदमी बढ़ाते चले जा रहे हैं,
एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, पांच से छह। अरे उससे क्या होगा, कब तक बढ़ेगी प्रोडक्शन, एक लिमिट तक बढ़ेगी ना। तो इसका पहला रीजन है ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। चाहे दिन रात काम कर लो, चाहे 24 घंटे काम करवा लो, चाहे काम आपस में बांट दो, जगह तो नहीं पड़ी ना, जगह तो वहीं की वही है ना एक एक। या तो आप जगह को खींच रहे हो, वो तो हो नहीं सकता। तो फिर क्या कर रहे हो आप, ये सेकंड फेज का सबसे पहला रीजन क्या है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। लिखो वाला जल्दी 2 लाइन इसके अंदर। आफ्टर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, आफ्टर ऑप्टिमम होता है लिमिट तक, आफ्टर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, इफ more units of variable factors are added, then in that case the fixed factor gets overutilized and will bring less returns. And in that case, The fixed factor will become overutilized and it will bring less returns. अच्छा, ये तो हो गया एक काम, ठीक है जी। एक और कारण आप सोच के बता सकते हो मेरे को, एक और कारण सोचो। सर एक तो जगह कम थी, बंदे ज्यादा थे, हाँ, जगह कम थी, हमने बंदे बढ़ाते चले गए, तो क्या हुआ, ओवर यूटिलाइजेशन हो गया, ओवर यूटिलाइज कर दिया, और एक ओवर। सर बंदे ज्यादा थे तो अपने बातें करने लगे तो काम। यस, बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बताया रीजन, पुअर कोऑर्डिनेशन। लिखो, यही है सेकंड रीजन, इसने बिल्कुल सही रीजन बताया। अब पता है क्या होता है, सुनो इधर मेरी बात, जब बंदे ज्यादा हो ना और काम करने की जगह कम हो, पता है क्या होता है, अब ऐसे खड़े हो जाते हैं, हाँ और सुनाओ कौन जिला से हो, चलो हो जाए बातें शुरू। फिर पढ़ाई, फिर मतलब कहने का मतलब फिर काम नहीं होता, फिर बातें होती हैं, दैट इज कॉल्ड पुअर कोऑर्डिनेशन। जब तक एक आदमी काम कर रहा था, 2 कर रहे थे, 3 कर रहे थे, 4 कर रहे थे, ठीक था, आदमी बढ़ाते चले जाते, क्या हुआ, पुअर कोऑर्डिनेशन। तो लिखो, इंक्रीज्ड एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, increased application of the variable factor with a fixed factor beyond a point to sit free, ठीक है नहीं। ये लोग अब खाली बैठ जाएंगे, इनके पास काम नहीं होगा। 1 एकड़ जगह पे 3 लोग भी काम कर रहे थे मजे के साथ, आपने चौथा ला दिया, चलो उसको भी कहीं लगा लिया, आपने 5वां को सेड़ दिया, उसको भी कहीं लगा लिया, चल यार तू ये कर ले, 6ठा भी ला दिया आपने, फिर भी रुके 7। अबे यार कितने आदमी काम करेंगे, तो तू बैठ जा आराम से टिक के, यार तेरे लिए काम ही नहीं है कोई, बैठा रहे। इट विल फोर्स हिम टू सिट फ्री। अब एक आदमी खाली बैठा है, दूसरा काम कर रहा है, तो क्या होएगा, इट विल लीड टू, लिखो, इट विल लीड टू poor coordination. It will lead to poor coordination. Hence, yes, the total production will increase at decreasing rate. ओके, तीसरा रीजन, इसी का तीसरा रीजन, imperfect substitution of factors. Imperfect substitution of factors, पता है इसका मतलब क्या है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर्स क्या होता है। देखो, ये सब आदमी दिखने में एक जैसे होते हैं, ये सारी जो लेबर लगी है ना, काम कर रही है, फार्मर, ये लैंड है, ये फार्मर है, ये सब किसान काम कर रहे हैं, ये दिखने में सब एक जैसे हैं, लेकिन कोई भी किसी का परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं होता।
चाहे वो दो बच्चे क्यों ना हो पढ़ने वाले, चाहे वो दो काम करने वाले लोग क्यों ना हो। आप खुद सोच के देखें, इसका पढ़ने का स्टाइल डिफरेंट है, उसका पढ़ने का स्टाइल डिफरेंट है, उसका काम करने का स्टाइल डिफरेंट है, उसका काम करने का स्टाइल डिफरेंट है। ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं होते। दिखने में जैसे होते हैं सब लोग, लेकिन काम करने का स्टाइल और मेहनत करने का स्टाइल सबका डिफरेंट होता है। ये आप मानते हो ना इस बात को? तो ये जो होते हैं ना फैक्टर्स, दे आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, दे आर नॉट परफेक्टली सब्स्टिट्यूट्स। आप ऐसा मत समझो कि जो मेहनत पहला वाला आदमी कर रहा था वही मेहनत छठा आदमी कर रहा होगा, या वही मेहनत पांचवा आदमी कर होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दे आर इम्परफेक्टली सब्स्टिट्यूट, दे कैन नॉट सब्स्टिट्यूट ईच अदर। आपको लगे कि हम आदमी बढ़ाते जा रहे हैं, उससे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, तो नहीं। जब आप आदमी बढ़ाते जा रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सब आदमी एक जैसे मेहनती मिलेंगे। हो सकता है कुछ ऐसे भी मिल जाए बीच में जो बिल्कुल मेहनत ना करे। फिर वही सर, ठीक है। कोई कमजोर भी होता है, कोई कमजोर होता है, कोई ताकतवर होता है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, लिखो छोटा सा, मोर एंड मोर ऑफ वन फैक्टर, मोर एंड मोर ऑफ वन फैक्टर कैन नॉट बी यूज्ड, cannot be used in place of others। बेटे वेट करो, आ रहा हूं घर पे, आ रहा हूं। More and more of one factor cannot be used in place of other as these factors are imperfect substitutes। ठीक है जी, ये हो गया इसका तीसरा कारण। बस यही खत्म करेंगे और कल थोड़ा सा इस चैप्टर को आगे खत्म करेंगे। अब इसको चाहिए कि अब फोन पेपर भेजना है। ठीक है जी, चलो कल मिलेंगे।